हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि मैं जी क्यों रहा हूँ? सिर्फ सांस लेने को ही जीना नहीं कहते। जिंदगी तब शुरू होती है जब आप किसी सुबह ये महसूस करते हैं कि आपका होना मायने रखता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सिर्फ इकागाई नाम की किताब की समरी नहीं बताएंगे, बल्कि आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जो आपके दिल को छू जाएगी, जिसमें आप खुद को खोज पाएंगे। यह कोई आम वीडियो नहीं है, यह एक यात्रा है। एक ऐसे लड़के की कहानी जो जिंदगी की भीड़ में उलझा था, लेकिन फिर उसने इकागाई को पाया, अपना जीने का कारण, और सबसे बढ़कर दूसरों के जीवन में रोशनी बनने का रास्ता। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको इकागाई के 7 अध्यायों के जरिए जिंदगी को देखने का एक नज़रिया देंगे, जो शायद आपकी सोच, आपकी आदतें और शायद आपकी ज़िंदगी बदल दें। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने दिल की गहराइयों में से वो एक सवाल लिए बैठे हैं कि मैं क्यों जी रहा हूँ, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस बार आप सिर्फ सुनेंगे नहीं, महसूस भी करेंगे। पार्ट 1, अर्जुन और उसकी खोई हुई आत्मा की तलाश। शहर जग चुका था और उसके साथ ही जग चुकी थी हजारों रूटीन सी जिंदगियां। ऑफिस जाने वाले लोगों की भीड़, ट्रैफिक का शोर, मोबाइल स्क्रीन पर झुके हुए चेहरे, सब कुछ इतना तेज था कि लगता था जैसे कोई किसी से कुछ पूछे बगैर ही एक दौड़ में शामिल हो गया हो। उन्हीं चेहरों में से एक चेहरा था अर्जुन का, एक 34 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जिसकी आंखों के नीचे हल्के काले रंग के घेरे थे और दिल के अंदर एक अजीब सी थकान। उसकी ज़िंदगी बाहर से बिल्कुल सेटल लगती थी, अच्छी सैलरी, नामी कंपनी में नौकरी, बढ़िया फ्लैट और सोशल मीडिया पर मुस्कुराते हुए चेहरों की फ़ोटो। लेकिन अंदर से वो बिल्कुल खोखला हो चुका था, बहुत गहराई तक टूट चुका था। कई बार उसे लगता जैसे वो किसी और के लिए जी रहा है, किसी ऐसे चेहरे के लिए जो अब आईने में भी उसे पहचानता नहीं। हर सुबह अलार्म बजता था और वो उठ जाता था, मगर बिना किसी वजह के, ना कोई जुनून, ना कोई उत्साह, बस एक और दिन, एक और काम, एक और थकावट। उस रात की बात थी जब जिंदगी ने शायद पहली बार उसकी तरफ देखा था। थका हारा अर्जुन मेट्रो स्टेशन के कोने में बैठा हुआ था, वही कोना जहां हर शाम को वो कुछ देर दुनिया से भागता था। उस दिन वहां एक बुजुर्ग जापानी यात्री बैठा था, सफ़ेद बाल, झुर्रियों से भरा चेहरा, मगर आंखों में एक अलग ही चमक थी। वो कुछ लिख रहा था, हाथ कांप रहा था, पर कलम रुक नहीं रही थी उसकी। अर्जुन ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, माफ़ कीजिएगा, आप क्या लिख रहे हैं? वो बुजुर्ग व्यक्ति मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जिसमें समय की सादगी और अनुभव की मिठास थी। उन्होंने कहा, मैं अपना इकागाई याद कर रहा हूँ। इकागाई? अर्जुन ने बड़ी हैरानी से पूछा। बुजुर्ग बोले, यह एक जापान का प्राचीन रहस्य है। इसका मतलब है वो वजह जिसकी वजह से तुम हर सुबह जागते हो, वो मकसद जो तुम्हें भीतर से जिंदा रखता है। अर्जुन चुप हो गया। ऐसा लगा जैसे उसके सीने में छुपी उस पुरानी फाइल को खोलकर कोई पढ़ रहा हो, जिसे उसने कभी अपने बचपन के सपनों के साथ बंद कर दिया था। बुजुर्ग फिर बोले, पैसा जरूरी है, लेकिन इकागाई उससे भी पार है। ये वो चीज़ है जो तुम्हारे दिल को हंसने की वजह देती है और आत्मा को थकाने से बचती है। अर्जुन देर तक खामोश रहा। उसके जीवन में कोई ऐसा कारण नहीं था जिससे वो हर सुबह जागे। ना कोई सपना था, ना कोई उत्साह, बस जिम्मेदारियां थीं और एक भरी पूरी थकावट। उस रात पहली बार वो अपने कमरे में लौटा तो बिना मोबाइल देखे तकिए पर सिर रखा, मगर नींद नहीं आई। उसे याद आया वो वक्त जब वो छोटा था और हर दीवार को स्केच करता रहता था, जब उसे रंगों से प्यार था, जब उसे ये भी नहीं पता था कि कैरियर नाम की चीज़ भी होती है। तब वो सच में खुश था। सुबह उठते ही उसने एक पुरानी डायरी निकाली जो शायद सालों पहले खरीदी थी और कभी नहीं लिखी गई। उसने पहली लाइन लिखी, मुझे फिर से जीना है, अपने लिए जीना है, मुझे अपना इकागाई खोजना है। वो जानता था कि सफ़र लंबा होगा और अकेला भी, लेकिन इस बार उसकी यात्रा बाहर की नहीं, भीतर की ओर थी। यहीं से शुरू होती है अर्जुन की असली खोज, अपने आप से मिलने की। बिल्कुल, अब हम अर्जुन की कहानी को अगले गहरे और भावनात्मक पार्ट 2 में आगे बढ़ाते हैं, जहां वो अपनी खोई हुई आत्मा की तलाश में निकल पड़ता है, उस धरती की ओर जहां जीवन धीमा है मगर सुकून से भरा हुआ। पार्ट 2, ओकिनावा, जहां उम्र नहीं, आत्मा जवान रहती है। उस सुबह
अर्जुन देर से जागा, मगर इस बार अलार्म से नहीं, एक बेचैनी ख्वाहिश से। वो ख्वाहिश जो उसे अब हर दिन एक और कदम अपने भीतर ले जा रही थी। ऑफिस में सब कुछ पहले जैसा था। ईमेल्स, मीटिंग्स, कोडिंग्स, लंच ब्रेक और फिर वही थकान। लेकिन अर्जुन अब पहले जैसा नहीं रहा था। अब उसके मन में हर रोज एक सवाल गूंजता रहता था, क्या मैं सच में जी भी रहा हूँ? एक दिन वो ऑफिस के कॉमन एरिया में बैठा हुआ था जब उसकी नज़र एक मैगजीन के कवर पर पड़ी, द सीक्रेट ऑफ ओकिनावा वेयर पीपल फॉरगेट टू डाई, मतलब ओकिनावा का रहस्य, जहाँ लोग मरना भूल जाते हैं। अंदर लेख में लिखा था कि जापान के एक द्वीप ओकिनावा में दुनिया के सबसे ज़्यादा 100 साल से ज़्यादा जीने वाले लोग रहते हैं। वे न सिर्फ दीर्घायु हैं बल्कि जिंदा और जिंदा दिल भी हैं। वे हर दिन अपने इकागाई के साथ जीते हैं। अर्जुन की आंखों में उम्मीद की एक नन्ही सी लौ जल उठी। क्या ऐसा कोई स्थान सच में है जहां लोग सिर्फ शरीर से नहीं, रूह से भी जिंदा रहते हैं? उसने उसी रात फ्लाइट बुक कर ली। मंजिल ओकिनावा, जापान। तूफानी हवा के साथ जहाज के पहिए ने जब रनवे को छुआ तो अर्जुन को लगा जैसे उसने खुद के किसी भूले हुए हिस्से को फिर से पा लिया हो। ओकिनावा, नीले आसमान का ऐसा टुकड़ा जहां हवा में भी सुकून था। यहाँ लोग जल्दी नहीं चलते, वे मुस्कुराते हैं, रुकते हैं, बात करते हैं। गेस्ट हाउस की खिड़की से बाहर देखता हुआ अर्जुन पहली बार दुनिया को बिना किसी स्क्रीन के देख रहा था। ना कोई वाईफाई, ना इंस्टाग्राम, ना ईमेल की झंझट, सिर्फ एक सच्ची शांत सुबह। अगली सुबह उसने एक लोकल गाइड की मुलाकात की, मासोको नाम की एक बुजुर्ग महिला जिनकी उम्र लगभग 94 वर्ष थी, लेकिन चाल में आज भी उत्साह था और आंखों में सूरज जैसा तेज। मासाको ने उसे अपने छोटे बगीचे में ले जाकर कहा, यहाँ के लोग मरना नहीं भूलते बेटा, यहाँ के लोग जीना नहीं छोड़ते। अर्जुन हैरान था। वो पूछ बेटा, क्या राज है इस सबका? क्यों सब इतने शांत और सुख क्यों हैं? मासाको मुस्कुराई और धीरे से बोली, हर सुबह हम अपने इकागाई से मिलते हैं। वो चीज़ हमें लगती है कि सिर्फ हमारे लिए बनी है, जिसे करने से समय रुक जाता है और दिल दौड़ने लगता है। फिर उन्होंने अर्जुन से पूछा, तुमने कभी वो काम किया है जिससे तुम खुद को भूल गए हो, मगर जब सब खत्म हुआ तब खुद को और ज़्यादा जान लिया? अर्जुन की आंखें भीग गई। शायद उसने बहुत पहले ऐसा महसूस किया था, जब वो एक दीवार पर स्केच कर रहा था और उसकी माँ ने प्यार से कहा था, तेरा हाथ तो जादू है रे। उस दिन के बाद उसने कभी वो जादू नहीं दोहराया। डिग्रियाँ, जॉब, प्रमोशन, इन सब के पीछे भागते हुए वो जादू को कहीं छोड़ आया था। मासाको ने एक मिट्टी की कटोरी उसे दी जिसमें हरी चाय थी। ये चाय सिर्फ चाय नहीं थी, उन्होंने कहा, ये जीवन की लय है। इसे पीने का मतलब है धीमा होना, रुकना, महसूस करना। अर्जुन ने पहली बार चाय पीते हुए आंखें बंद की और आंखें खुली तो उसे लगा जैसे वो कई सालों बाद पहली बार जगा हो। उस रात अर्जुन ने अपनी डायरी में लिखा, आज मैं मरना नहीं भूल गया, आज मैं जीना सीख रहा हूँ। मासाको की हर बात मेरे दिल पर उतर गई। मैंने ठान लिया, अब मैं अपना इकागाई खोजे बिना वापस नहीं लौटूंगा। इस यात्रा की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन इकागाई सिर्फ एक जगह नहीं, एक एहसास है जो अर्जुन को हर इंसान, हर बातचीत, हर अनुभव में मिलने वाला था। पार्ट 3। हर इंसान के भीतर एक रोशनी होती है, उसे इकागाई कहते हैं। ओकिनावा की वो सुबह ठंडी थी, लेकिन हवा में नमी नहीं थी, एक गहराई थी। सूरज बादलों से झांक रहा था और अर्जुन आज पहली बार जल्दी उठा, ना किसी ऑफिस कॉल के लिए, ना किसी डेडलाइन के डर से, बल्कि सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका दिल जाग गया था। मासाको की बातें अर्जुन के भीतर एक बीज की तरह बैठ गई थी। उसी दिन उसने मासाको से पूछा, मैं अपना इकागाई कैसे खोजूं? मासाको मुस्कुराई, इकागाई कोई बाहर की चीज़ नहीं है, वो तो तुम खुद हो। पर इसे पाने के लिए तुम्हें अपने भीतर की आवाज़ों को सुनना होगा, जिन्हें तुमने सालों से बंद कर रखा है। उन्होंने अर्जुन को एक किताब दी, जापानी में लिखी गई थी, लेकिन उन्होंने हर पेज को अपने शब्दों में समझाया। किताब की पहली बात थी, छोटा जियो, गहराई से जियो। यहाँ के लोग छोटे घरों में रहते हैं, मगर उनके दिल बड़े होते हैं। मासाको बोली, हम हर चीज़ को उतना ही रखते हैं जितना ज़रूरी है, क्योंकि जो चीज़ हमारे पास होती है वो ही हमें थाम लेती हैं, या तो उड़ने से रोकती हैं या हमें ज़मीन से पकड़े रखती हैं। अर्जुन चुपचाप सुनता रहा। उसके दिमाग में अब फ्लैशबैक चलने लगे। मेट्रो की भीड़,
ओवरलोडेड बैग, डेस्क पर बेकार की फाइलें, क्लोसेट्स के ढेर सारे कपड़े जो कभी पहने ही नहीं, और वो खालीपन जो इन सब से कभी भरा ही नहीं। अगली सुबह मासोको ने अर्जुन को गांव के मिचको नाम के एक बुजुर्ग कुम्हार से मिलवाया, जिनकी उम्र लगभग 102 साल थी। झुकी हुई कमर, कांपते हुए हाथ, लेकिन जब वो मिट्टी का घड़ा बनाते थे तो ऐसा लगता था कि वो उम्र नहीं, कोई आत्मा काम कर रही है। अर्जुन ने उनसे पूछा, आप रोज यही करते हैं? मिचको बोले, मैं रोज नहीं करता बेटा, ये मिट्टी जब बुलाती है तभी यहाँ चलाता हूँ। मैं नहीं बनाता घड़ा, मिट्टी ही खुद को मेरे जरिए आकार देती है। उस दिन अर्जुन ने महसूस किया, इकागाई कोई प्रोफेशन नहीं है, वो कोई पैशन भी नहीं है, वो तो एक बहुत शांत लेकिन मजबूत पुकार है जो कहती है यही हो तुम। अर्जुन ने धीरे धीरे खुद में उतरना शुरू किया। हर सुबह वो पहाड़ी की चोटी पर जाकर बैठता, सांसें गिनता, पंछियों की आवाज़ें सुनता और खुद से एक सवाल पूछता, अगर मैं इस धरती पर एक ही काम के लिए बना हूँ तो वो क्या हो सकता है? उसका मन बार बार आर्ट की ओर लौटता, बचपन की वो स्केचबुक, वो दीवार पर पेंटिंग, वो माँ की मुस्कान। मगर फिर डर भी आता, क्या मैं आर्टिस्ट बन सकता हूँ? क्या अब बहुत देर हो गई है? एक शाम मासोको ने उसे पास बुलाया। उसके हाथ में एक पुरानी तस्वीर थी जिसमें वे खुद 17 साल की थी और एक स्कूल के बच्चों को पढ़ा रही थी। मैं कभी टीचर नहीं बनना चाहती थी, उन्होंने कहा, मैं गायक बनना चाहती थी, मगर उस दौर में लड़की का गाना गा पाना पाप था, तो मैंने बच्चों को पढ़ाया और उसी में मुझे अपनी इकागाई मिल गई। अर्जुन ने पूछा, तो क्या आपने गाना पूरी तरह छोड़ दिया? वो मुस्कुराई और वो फिर उन्होंने वही किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उन्होंने धीरे धीरे जापानी लोकगीत गुनगुनाना शुरू किया। उनकी आवाज़ उम्र की थकान नहीं थी, बल्कि सालों की तड़प और अधूरी चाह थी। अर्जुन रो पड़ा। उसे अब समझ में आ गया कि इकागाई सिर्फ क्या करो नहीं बताता, वो क्यों करो से शुरू होता है। उस रात अर्जुन ने खुद से पहली बार ये स्वीकार किया, मैं आर्टिस्ट हूँ। मैंने खुद को कभी ये कहने नहीं दिया, लेकिन मैं अब रुकूंगा भी नहीं। अगली सुबह उसने कैनवास और रंग ली खरीदे और गांव के सबसे शांत किनारे पर बैठकर पहली पेंटिंग बनाई। एक बुजुर्ग महिला जो मिट्टी में हाथ डाल रही थी और मिट्टी से एक जीवन उगा रही थी। वो पेंटिंग मासोको को दिखाने ले गया। उन्होंने बस इतना कहा, अब तुम खुद से मिल गए हो अर्जुन, अब तुम सच में जियो। दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं उस मोड़ की तरफ जहां अर्जुन का जीवन एक नए सूरज की तरह उगता है, और यही है पार्ट 4, इकागाई को जीना, उसे सिर्फ जानना नहीं होता। अर्जुन की आंखों में अब एक चमक थी जो पहले कभी नहीं थी। जिस आत्मा में कभी चुप्पी और तनाव का धुआं भरा था, अब वहाँ रंग, शांति और भरोसे का उजाला था। मासोको ने अर्जुन से कहा, अब तुम जान चुके हो कि तुम कौन हो, अब तुम दुनिया को दिखाने का वक्त आ गया है। अर्जुन डरता था, मैंने तो सालों तक कुछ किया ही नहीं, अब मैं आर्टिस्ट बन जाऊं, दुनिया क्या कहेगी? मासोको बोली, दुनिया हमेशा कुछ कहेगी, लेकिन तुम किसी की आवाज़ सुनोगे, दुनिया की या अपने दिल की। अर्जुन ने पहली बार गांव के बच्चों को आर्ट सिखाना शुरू किया। उसे एहसास हुआ कि सिर्फ पेंटिंग बनाना ही नहीं, बल्कि दूसरों में कला की लौ जलाना भी उसका इकागाई था। हर सुबह वो गांव के पुराने स्कूल में बच्चों के साथ रंगों के साथ खेलता और हर शाम अपनी डायरी में एक सवाल लिखता, क्या आज मैंने अपनी आत्मा को मुस्कुराने का मौका दिया? कभी कभी जवाब हाँ होता और कभी कभी ना भी होता, मगर हर दिन वो ईमानदारी से खुद से मिल रहा था। एक दिन गांव में एक जापानी फोटोग्राफर आया जो दुनिया भर में इकागाई पर डॉक्यूमेंट्री बना रहा था। उसने अर्जुन को बच्चे को पढ़ाते हुए देखा और उसकी आंखें चमक उठी। क्या मैं तुम्हारी कहानी रिकॉर्ड कर सकता हूँ? उसने पूछा। अर्जुन चौंका, मैं? लेकिन मैं तो बस अभी शुरुआत कर रहा हूँ। फोटोग्राफर मुस्कुराया, अभी शुरुआत करना ही तो असली कहानी होती है। अर्जुन ने हामी भरी। कुछ महीनों बाद अर्जुन की डॉक्यूमेंट्री जापान से भारत तक वायरल हो गई। लोगों ने उसे द मैन हु फाउंड हिज सोल इन साइलेंस नाम से जाना। उसके पास ऑफर आने लगे, वर्कशॉप, इंटरव्यूज, यहाँ तक कि एक किताब का कॉन्ट्रैक्ट भी। लेकिन अर्जुन ने सबसे पहले खुद से एक सवाल पूछा, क्या ये ऑफर मेरी आत्मा को शांति देंगे या फिर मुझे फिर से उसी भीड़ में ढकेल देंगे? उसने वही चुना जो उसका इकागाई था, छोटा, सरल और सच्चा जीवन। उसने शहर नहीं लौटने का फैसला किया, बल्कि अब वो साल में सिर्फ एक बार शहर जाता, वहाँ आर्ट एग्जीबिशन करता, लोगों को अपने अनुभव सुनाता और फिर वापस उसी शांत पहाड़ी पर लौटकर आ जाता।
जहां उसने अपने भीतर की आवाज़ को पहली बार सुना था। एक दिन मासको बहुत बीमार हो गई। अर्जुन उनके पास बैठा हुआ था। उन्होंने बहुत धीमी आवाज़ में कहा, तुम अब वो इंसान हो जो दूसरों को उनकी रोशनी दिखा सकता है। मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है। अर्जुन की आंखें भर आईं। उसने कहा, क्या? इस गांव में एक स्कूल खोलो जहां बच्चे सिर्फ किताबों से नहीं, दिल से सीखें। जहां इकागाई हर बच्चों की कहानी बन जाए। अर्जुन ने वादा किया। 1 साल बाद गांव में एक छोटा सा स्कूल खुला। नाम था इकागाई लर्निंग हाउस। यहाँ बच्चे गाते थे, नाचते थे, पेंटिंग करते थे और हर सुबह उनसे सिर्फ एक सवाल पूछा जाता था, क्या तुम ऐसा करोगे जो तुम्हारे दिल को सच्चा लगे? अर्जुन अब सिर्फ एक आर्टिस्ट नहीं था, वो एक रोशनी बन चुका था जो दूसरों के भीतर की लौ को जलाता था। ये कहानी बताती है कि इकागाई कोई मंजिल नहीं, वो तो हर दिन एक सरल गहरा निर्णय है, अपने भीतर की पुकार को सुनना और उस पर चलना। कभी कभी तुम्हें खुद को खोजने के लिए सब कुछ खोना पड़ता है और जब तुम सच में खुद से मिल जाते हो तो तुम्हें एहसास होता है तुमने अब तक जो खोया है वो दरअसल बोझ ही था। दोस्तों, अब हम पहुंचते हैं उस अध्याय पर जहां अर्जुन अकेला नहीं रहा। अब वो एक मसाल बन चुका था जो औरों के रास्ते से रोशन करने वाला था, जो औरों के रास्ते को रोशन करने वाला था। पार्ट 5, जब इकागाई दूसरों की रोशनी बन जाए। इकागाई लर्निंग हाउस। पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा स्कूल जहाँ घंटे की आवाज़ से ज़्यादा हंसी और संगीत की गूंज होती थी। कोई बच्चा डर कर नहीं आता था, कोई बच्चा नंबरों से नहीं डरता था और किसी को ये नहीं सिखाया जाता था कि सपने सिर्फ बड़े शहरों से ही सच होते हैं। एक दिन एक बच्चा आया। इसका नाम था राजू। छोटा, दुबला पतला, आंखों में अजीब सी उदासी। अर्जुन ने पूछा, राजू क्या बात है? राजू धीरे से बोला, मैं पापा के बिना कुछ नहीं कर सकता। अर्जुन ने कहा, लेकिन पेंटिंग तो तुम्हारे हाथ में है ना, पापा के नहीं। राजू ने पहली बार मुस्कुराया। राजू हर दिन स्कूल आता और चुपचाप कोने में बैठकर रंगों से खेलता। एक दिन उसने एक पेंटिंग बनाई जिसमें एक बच्चा आसमान में उड़ता हुआ अपने पापा से हाथ मिला रहा था। अर्जुन की आंखें भर आई। उसने कहा, राजू तुम्हारे भीतर एक कहानी है, एक दर्द है, लेकिन उसी से कला बनती है और कला ही इकागाई बन सकती है। ऐसे ही एक लड़की थी, संगीता। उसे बोलने में तकलीफ थी लेकिन उसकी आंखें बोलती थीं। वो मिट्टी से मूर्तियां बनाती थी। धीरे धीरे उसके हाथों ने जो रचाया वो किसी मंदिर की सुंदरता से कम नहीं था। एक दिन अर्जुन ने कहा, संगीता तुम जो नहीं कह पाती वो तुम्हारी मिट्टी कह जाती है। यही तुम्हारी रूह की भाषा है। स्कूल अब सिर्फ बच्चों का नहीं रहा। गांव के बूढ़े थके हुए लोग भी वहां आते, कभी गाना गाते, कभी कविताएं सुनाते, कभी सिर्फ बैठकर चाय पीते। अर्जुन ने वहां इकागाई सर्कल शुरू किया जहां संडे को सब एक गोल घेरे में बैठते थे। हर किसी से एक सवाल पूछा जाता था, तुम्हें सबसे ज़्यादा खुशी किस वक्त मिली थी? कोई कहता, जब मैं अपनी बेटी को पहली बार स्कूल छोड़ने गया था। कोई कहता, जब मैं पहली बार बारिश में भीगकर खाना खाया था। कोई चुप रहता मगर उसकी आंखों से जवाब टपकता। इन्हीं घड़ियों में अर्जुन ने एक और बात समझी। इकागाई सिर्फ काम नहीं होता, इकागाई वो होता है जहां दिल थाम कर मुस्कुरा कर कहे, यही रुक जाओ। एक दिन एक पत्रकार आया। उसे डॉक्यूमेंट्री देखकर जिज्ञासा हुई थी। वो अर्जुन से पूछने लगा, आपका स्कूल बहुत अनोखा है, यहाँ कोई परीक्षा नहीं, कोई डर नहीं, क्या यही असली शिक्षा है? अर्जुन ने जवाब दिया, शिक्षा वो नहीं जो तुम्हें याद रखने पर मजबूर करे, शिक्षा वो है जो तुम्हें कभी भूलने न दे, क्योंकि वो तुम्हारे दिल को छूती है। उस पत्रकार का लेख वायरल हो गया। अब अर्जुन को यूनेस्को से न्योता आया। क्या आप अपनी पद्धति को दुनिया भर से साझा करना चाहेंगे? अर्जुन मुस्कुराया, मैं दुनिया में नहीं गया, दुनिया ही अब मेरे पास आ रही है। लेकिन वो अब भी गांव छोड़ने को तैयार नहीं था। उसने तय किया दुनिया को गांव में बुलाया जाए। अर्जुन ने अपने स्कूल में एक इकागाई रिट्रीट शुरू किया। हर महीने देश विदेश से लोग आते, सिर्फ ये सीखने कि कैसे खुद को सुने, कैसे अपनी पहचान से दोबारा मिले और कैसे ज़िंदगी को सिर्फ जिंदा रहना नहीं, जीना बनाए। एक बार एक महिला आई, नाम था उसका अनुष्का। बड़ी कारपोरेट कंपनी में वीआईपी थी। उसने कहा, मेरे पास सब कुछ है, पैसे, गाड़ी, मकान, फिर भी मैं खाली हूँ। अर्जुन ने उसे गांव के खेतों में बीज बोने भेजा। शुरुआत में वो थोड़ी चिढ़ गई, मैं क्यों ये सब कर रही हूँ? अर्जुन मुस्कुराया, कभी कभी खुद को उगाने के लिए हमें मिट्टी में उतरना पड़ता है।
20 दिन बाद अनुष्का ने एक पत्र लिखा। मैंने पहली बार खुद को पाया उस पल जब मेरी उंगलियां मिट्टी से सनी थीं और दिल मुस्कुरा रहा था बिना किसी कारण के। अब इकागाई लर्निंग हाउस सिर्फ स्कूल नहीं था, वो एक आश्रम, एक आशा, एक आवाज़ बन चुका था जहां अर्जुन अब अकेला नहीं था, बल्कि उसकी रोशनी औरों की भी लौ बन चुकी थी। और यही इकागाई की असली ताकत होती है। जब तुम्हारा उद्देश्य तुम्हारी पहचान बन जाए और वो पहचान औरों को भी रास्ता दिखाए, तो वो उद्देश्य अब सिर्फ तुम्हारा नहीं रहता, वो एक मिशन बन जाता है। पार्ट 6, जब एक विचार आंदोलन बन जाए। सर्दियों की वो सुबह थी, गांव में धुंध फैली थी, लेकिन अर्जुन के स्कूल में रोशनी थी, अंदर और बाहर दोनों जगह। बच्चे हंस रहे थे, बुजुर्ग चाय की चुस्की के साथ जीवन के किस्से सुना रहे थे। वहाँ हर कोई खुद को किसी मिशन का हिस्सा मानने लगा था। एक दिन अर्जुन के पास एक ईमेल आया जापान से। हमने आपके काम के बारे में सुना, हम इकागाई पर आपके दृष्टिकोण को जानना चाहते हैं। क्या आप हमारे विश्वविद्यालय में एक सेमिनार लेंगे? अर्जुन चौंका नहीं, मुस्कुराया, क्योंकि उसे पता था जिस चीज़ को वो सच मानता है अब वो धीरे धीरे दुनिया की भी ज़रूरत बन रही है। वो पहली बार भारत से आया। जापान की ज़मीन पर उतरते ही उसने खुद को एक अजीब जुड़ाव में पाया, जैसे यह देश उसे ही बुला रहा था, जैसे उसकी आत्मा यहाँ पहले भी कभी आ चुकी हो। सेमिनार में उसने कोई बड़ी स्लाइड नहीं चलाई, ना ही कोई बिजनेस चार्ट दिखाया। उसने सिर्फ कहानियाँ सुनाई, राजू की कहानी, संगीता की कहानी, उस खेत की कहानी जहाँ अनुष्का ने खुद को पाया। और अंत में सिर्फ एक वाक्य, इकागाई सिर्फ खुद को खोजने का सफ़र नहीं, बल्कि उस खोज को जीने का हौसला भी है। जापान में लोगों ने खड़े होकर तालियां बजाई। वहाँ मौजूद एक बुजुर्ग प्रोफेसर आए और बोले, तुमने इकागाई को पढ़ा नहीं, तुमने उसे जिया है। हम वर्षों से इसकी व्याख्या कर रहे थे, तुमने बस एक मुस्कान में इसका सार कह दिया। इसके बाद अर्जुन को अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर और भी जगह से निमंत्रण आने लगे। पर उसने कहा, मैं हर जगह नहीं जाऊंगा, मगर मेरी कहानी हर दिल तक जरूर जाएगी। यहीं से एक नई शुरुआत होती है, प्रोजेक्ट इकागाई, एक डिजिटल मूवमेंट जहां कोई भी इंसान किसी भी कोने से अपनी इकागाई जर्नी सबके साथ साझा कर सकता था। हजारों लोगों ने अपने वीडियो, डायरी के पन्ने, पेंटिंग, कविताएं भेजी थीं, जिनमें एक बात कॉमन थी, मैंने पहली बार खुद को पहचाना। फिर अर्जुन ने एक नया सपना देखा, इकागाई डॉक्यूमेंट्री, जिसमें दुनिया भर के लोगों की कहानियां हों, एक किसान की, एक युद्ध से लौटे सैनिक की, एक माँ की जो 2 बच्चों के साथ अकेली थी, एक 80 साल की बुजुर्ग महिला की जिसने पहली बार गिटार सीखा। हर कहानी एक अलमारी खुलती थी जहाँ किसी ने अपने सपनों को बंद कर रखा था। डॉक्यूमेंट्री का नाम था द रीजन आई वेक अप। यह रिलीज होते ही पूरी दुनिया में छा गई। लाखों लोगों ने देखा और सबसे ज़्यादा कमेंट यही था, मैं अब सिर्फ जिंदा नहीं हूँ, अब मैं जी रहा हूँ। पर इस बीच अर्जुन को कुछ चुभने लगा। उसने देखा कि कई लोग अब इकागाई को एक नया ट्रेंड बना रहे थे। कई कोर्सेस, मोटिवेशनल स्पीकर इसे एक मार्केटिंग टूल की तरह बेचने लगे। इकागाई अब 5 स्टेप फार्मूला, 7 सीक्रेट टू हैप्पीनेस जैसे टाइल्स में बिकने लगा। अर्जुन दुखी हुआ। उसने कहा, इकागाई कोई प्रोडक्ट नहीं, ये एक प्रार्थना है, ये कुछ पाने की दौड़ नहीं, कुछ समझने का ठहराव है। इसी पीड़ा ने उसे प्रेरित किया कि वो फिर से उसी गांव लौटे जहां यह सब शुरू हुआ था, और वहीं बैठकर उसने एक किताब लिखी जिसका नाम रखा इकागाई, एक रूह की पुकार। इस किताब में उसने वो सब लिखा जो दुनियादारी के शोर में दबा दिया गया था। उसने लिखा, इकागाई वो नहीं जो करियर देता है, इकागाई वो है जो आत्मा को दिशा देता है। ये कोई मंजिल नहीं, ये वो रास्ता है जिसमें तुम खुद से दोस्ती करते हो। इस किताब ने तहलका मचा दिया। कई स्कूलों में इसे पाठ्यक्रम का हिस्सा बना दिया गया। कई देशों ने तो इसे वेल बीइंग फ्रेमवर्क के रूप में अपनाया। और एक दिन संयुक्त राष्ट्र ने अर्जुन को आमंत्रित किया। विषय था मेंटल हेल्थ एंड पर्पस इन द पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड। अर्जुन वहाँ पहुँचा, ना कोट पहनकर न टाई लगाकर। उसने अपनी वही पुरानी दादी की दी हुई साल ओढ़ी थी। स्टेज पर चढ़ते ही वो रुका और बोला, सवाल ये नहीं कि तुम क्या कर सकते हो, सवाल ये है कि तुम कब मुस्कुराते हो और क्यों। पूरे हाल में सन्नाटा छा गया। फिर तालियों की एक ऐसी गूंज उठी जैसे दुनिया खुद अर्जुन को धन्यवाद दे रही हो।
अब अर्जुन कोई अकेला इंसान नहीं था, अब वो एक प्रतीक बन चुका था, एक मूवमेंट, एक स्पिरिट, एक अवेकिंग इकागाई। अब सिर्फ एक जापानी शब्द नहीं, वो अब एक विश्व आत्मा बन चुका था। दोस्तों, अब चलते हैं उस मोड़ पर जहां अर्जुन की यात्रा बाहरी दुनिया से भीतर की ओर मुड़ती है, जहां उसका इकिगाई अब लोगों को बदलने से नहीं बल्कि खुद को भूल जाने से जुड़ने लगता है। पार्ट 7, मौन की भाषा और आत्मा की आवाज। संयुक्त राष्ट्र में भाषण के बाद अर्जुन को जो प्रसिद्धि मिली वो किसी भी इंसान को अहंकारी बना सकती थी, पर अर्जुन अब वैसा नहीं था, या शायद वो कभी भी नहीं था। उसने अगले ही दिन अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स डिलीट कर दिए, प्रोजेक्ट इकिगाई की कमान अपनी टीम को सौंप दी और खुद निकल पड़ा हिमालय की ओर। उसने एक पुराने आश्रम में शरण ली, जहाँ न बिजली न इंटरनेट, केवल शांति थी, प्रकृति थी और मौन था। वहाँ कोई अर्जुन को स्पीकर, रोल मॉडल या गुरु नहीं कहता था, वहाँ बस एक साधारण साधक था जो हर सुबह उठता, पानी भरता, ध्यान करता और खुद से ही एक सवाल पूछता, अगर मैं कुछ भी नहीं हूँ, न काम, न नाम, न पहचान, तब क्या मेरा वजूद अब भी मायने रखता है? धीरे धीरे उसे समझ में आया कि इकिगाई कभी भी कुछ बन जाने की दौड़ नहीं थी, बल्कि वह एक मौन निमंत्रण थी, जहां आप खुद से मिलने जाते हो और चुपचाप अपनी आत्मा से कहते हो, मैं यहाँ हूँ, सुन रहा हूँ। आश्रम में एक बुजुर्ग सन्यासी थे, नाम था स्वामी सातानंद। उन्होंने अर्जुन से कभी कोई लंबी बात नहीं की, सिर्फ एक दिन कहा, तुमने बहुतों को उनके उत्तर दिए हैं, अब अपने प्रश्नों को जीना सीखो। यह वाक्य अर्जुन के भीतर उतर गया। अब वह ना किसी किताब पर काम कर रहा था, ना किसी मंच पर चढ़ने की सोच रहा था, बस अब वह हर दिन पूरी तरह जी रहा था, बिना एजेंडा, बिना चिंता, बिना किसी पहचान के। एक दिन वह पास के गांव गया, जहां एक छोटा बच्चा अपने पिता से पूछ रहा था, पापा हम जिंदा क्यों हैं? पिता ने कहा, ताकि हम कुछ बन सकें। अर्जुन कुछ पल रुका, फिर बच्चे के पास झुककर धीरे से बोला, और कभी कभी सिर्फ इसीलिए भी जिंदा रहना जरूरी होता है ताकि हम किसी की मुस्कुराहट बन सकें। बच्चा मुस्कुराया और वो मुस्कान अर्जुन की उस दिन की सबसे बड़ी सफलता थी। आत्मा की यात्रा लंबी होती है, लेकिन वहाँ न मंजिल होती है न दौड़, बस एक ठहराव होता है। अर्जुन अब जान गया था कि इकिगाई कोई ऐसा जवाब नहीं था जिसे वो सबको दे सकता था, बल्कि वो एक प्रेरणा थी जिसके सहारे लोग अपने सवालों से प्यार करना सीखें। अब वह बहुत कम बोलता था, कभी कभी हफ्तों तक नहीं। उसके कमरे में एक स्लेट थी जिस पर बस एक वाक्य लिखा था, मौन सबसे ईमानदार भाषा है। वह दिन भी आया जब अर्जुन ने आश्रम के किसी कोने में बैठकर अपनी आखिरी डायरी का आखिरी पन्ना लिखा। वो पन्ना कुछ इस तरह था, मैंने जीवन को एक किताब समझा, लेकिन वो तो एक सांस निकली। मैंने लोगों को बदलना चाहा, पर अंत में खुद को खोना सीखा। अब जब मैं बोलता नहीं, तभी सबसे ज़्यादा सुनता हूँ। अब जब मैं कुछ नहीं हूँ, तब सब कुछ महसूस कर सकता हूँ। शायद यही मेरी सच्ची इकिगाई है। वहीं पास में एक छोटी छात्रा बैठी थी जो पूछती थी, गुरुजी, क्या अब आप हमें कभी नहीं सिखाएंगे? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए सिर्फ एक शब्द कहा, तुम अब खुद को सिखा सकते हो। कुछ वर्षों बाद अर्जुन एक किताब की तरह शांत अपने कमरे में मौन अवस्था में ही इस दुनिया को अलविदा कह गया। न शोर हुआ, न समाचार में आया, लेकिन जहाँ भी उसकी आत्मा पहुँची वहाँ एक शांति जरूर महसूस हुई। आज भी लोग इकिगाई पर किताबें पढ़ते हैं, वीडियो देखते हैं, भाषण सुनते हैं, पर जो उसे महसूस करना चाहते हैं वो हिमालय के उसी आश्रम की ओर निकल पड़ते हैं, जहाँ दीवार पर अब भी वो स्लेट टंगी है, मौन सबसे ईमानदार भाषा है। दोस्तों, अब हम पहुँचते हैं इस कहानी के उस अंतिम सीढ़ी पर जहाँ शब्द नहीं, एक संवेदनाएं होती हैं। एपीलॉग। वह अब भी जीवित है। कई साल बीत चुके थे। अर्जुन अब इतिहास की किसी किताब का अध्याय नहीं था, वो दिलों की धड़कनों में बसा एक मौन विचार बन चुका था। उसके जाने के बाद उसके नाम पर कोई स्मारक नहीं बना, न किसी सड़क का नाम रखा गया, न कोई यूनिवर्सिटी उसके नाम पर खोली गई। लेकिन अगर आप कभी दक्षिण भारत के एक गांव की लाइब्रेरी में चले जाएं, तो वहां की सबसे पुरानी किताबों के बीच एक पतले कवर की एक डायरी मिलेगी। उस पर फेडेड शब्दों में लिखा है, इकिगाई, अर्जुन की अपनी भाषा में। उस डायरी को पढ़ने वाले कहते हैं, वो किताब नहीं, एक आईना है जो हर पन्ने के साथ आपको खुद के और करीब ले जाती है।
वहीं किसी पहाड़ी गांव के स्कूल में हर सुबह जब बच्चे लाइन में खड़े होते हैं तो प्रार्थना के बाद वे एक वाक्य बोलते हैं, मैं आज किसी के लिए इकिगाई बनूंगा। शायद उन्हें यह पता नहीं कि वो वाक्य कहाँ से आया, पर वह वाक्य उनके जीवन का हिस्सा बन चुका है। और किसी किसी दिन जब किसी शहर की भागती दौड़ में कोई युवा चुपचाप किसी बूढ़े का हाथ थामकर सड़क पार कराता है या किसी के गम में बस एक साथ बैठ जाता है, तो वहाँ अर्जुन की आत्मा मुस्कुराती है। वो जान गया है इकिगाई सिर्फ जीने की वजह नहीं, बल्कि किसी और को जीवन की रोशनी भी हो सकती है। कभी अगर आपको अकेलापन, थकान, निराशा या जीवन का कोई अर्थहीन कोना घेर ले, तो एक बार आंखें बंद करके पूछिए, क्या आज मैंने किसी को थोड़ा सुकून दिया? अगर उत्तर हाँ है तो आप इकिगाई में जी रहे हैं, और अगर उत्तर नहीं है तो यह अभी भी आपकी राह में है। अर्जुन चला गया, पर इकिगाई आज भी वही है, जहाँ एक दिल किसी दूसरे दिल की धड़कन को महसूस करता है बिना कुछ कहे। और अभी अगर आप हिमालय की किसी चोटी पर जाएं, तो वहाँ आपको एक छोटा सा पत्थर दिखेगा जिस पर उकेरा गया होगा, जीवन कोई मंजिल नहीं, यह किसी मुस्कुराहट तक पहुँचने की यात्रा है। धन्यवाद दोस्तों।